हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम क्लास 9 साइंस लेसन नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसे आप हिंदी में संवेग संरक्षण भी बोलते हो। तो बच्चों, जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा कि उसमें हम क्या कहते थे, द टोटल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं मोमेंटम की यानी कि संवेग की, तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, उनके बीच में कोलिजन हुआ। कोलिजन का मतलब उनके बीच में जब टक्कर लगी, तो टक्कर लगने से पहले जो उन दोनों का मिलाकर टोटल मोमेंटम था और टक्कर लगने के बाद जो उन दोनों का टोटल मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहता है, इक्वल रहता है। इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इससे रिलेटेड आपको एक फॉर्मूला आता है डिराइव करने के लिए, और उस फॉर्मूले के बेस जो है न्यूमेरिकल्स आती हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस वही चीज जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, क्योंकि इसमें फोर्सेस जो है कई बार सेम डायरेक्शन में भी लग सकती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग सकती है। मोस्टली केस यही होता है कि जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक की फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हो तो आपको दूसरे की फोर्स को नेगेटिव लेना होगा। सिर्फ यही गलती है जो बच्चे ज्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन में करते हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इसका लॉ क्या है, मींस इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके फॉर्मूले को हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, और उसके हम 3-4 जो आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है मैं सिर्फ वही करवाऊंगी। इसलिए करवाऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें जितनी भी पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं वो लेके चले हैं, और मोस्टली ऐसा देखा भी गया है कि एग्जाम में आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आज हमारा फोकस यही रहेगा। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज इक्वल, यानी कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद एक समान रहता है। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और आप इसको प्रूव कैसे कर सकते हो, मैथमेटिकली आप इसको डिराइव कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कौन सा सिंबल किस चीज के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, चाहे डेरिवेशन हो चाहे न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले आप उसमें ये देखो आपको गिवन क्या है, कौन सी चीज से आप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो सपोज आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी। सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, दे कोलाइड विद ईच अदर। तो यहाँ पे बच्चों कोलाइड का मतलब होता है टकराना। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आप ये कह सकते हो कि मान लो आपके पास दो वस्तुएं हैं ए और बी, और वो आपस में टकराई। टकराने से क्या हुआ, पहले हम बात करते हैं बिफोर कोलिजन। यानी कि टकराने से पहले। अगर हम टकराने से पहले की बात करें तो जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है, हमने ये मान लिया कि उस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको हम एम ए लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है और सिंबल मास का एम होता है। तो दोनों में फर्क करने के लिए हम ए वाले के साथ ए सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे और बी वाले में बी सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे। तो सपोज उसका मास ए था, टकराने से पहले उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी यू ए, ठीक है। अब इसी तरीके से टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद मास में कोई चेंज नहीं आएगा। हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी दैट मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, कि उसमें जड़त्व कितना है। तो टकराने से या स्पीड बदलने से मास पे कोई फर्क नहीं आता। तो मास तो आपका अभी एम ए ही रहेगा, बट टकराने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट विल बिकम वी ए।
सिमिलरली अगर आप बात करो बी की, तो बी के केस में भी कोलिजन से पहले अगर आप उसका मास देखो तो दैट विल बी एम बी, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो शुरू का वेग है वो हो जाएगा यू बी, ये स्मॉल है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन जो बी है उसकी आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट विल बी वी बी। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या हुआ, जब उनके बीच में टक्कर हुई तो टक्कर होने में कुछ टाइम लगा होगा, 2 सेकंड 3 सेकंड, हमें एग्जैक्टली वो टाइम नहीं पता तो हम उसको टी सपोज कर लेते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि कोलिजन होने में, फॉर कोलिजन जो टाइम उसको लग रहा है उसको आप मान लो टी। ठीक है, यानी कि टी टाइम के लिए उनके बीच में कोलिजन हुआ। अब क्या होगा, अगर आप बात करो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके मोमेंटम में कोई चेंज हो रहा है तो उस चेंज का रेट क्या है, मतलब कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उस पर फोर्स कितनी अप्लाई करी। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, dp by dt is directly proportional to f। अब यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशन आती हैं। यहाँ पे बच्चों आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी काम करेगा और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी काम करेगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स अप्लाइड के बराबर है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, अगर ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो सिमिलरली एट दैट टाइम जो बी ऑब्जेक्ट है वो भी ए ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, बट द डायरेक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेज विल बी ऑपोजिट। तो अगर ए ने डायरेक्शन लगाई राइट साइड तो बी लगाएगा लेफ्ट साइड। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं यहाँ पे दो वैल्यूज ले रही हूँ, एक में ले रही हूँ एफ ए बी और एक में वैल्यू ले रही हूँ एफ बी। एफ ए बी का मतलब है ए ऑब्जेक्ट ने बी पर कितनी फोर्स लगाई, मतलब कि आपने जो अल्फाबेट पहले लिया है वो फोर्स लगा रहा है और जो अल्फाबेट बाद में लग लिया है उस पे फोर्स लग रही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी बी ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स लगा रहा है ए पर। तो अगर आप थर्ड रूल देखो तो ये दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, इक्वल, बट दे शुड बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर आप इसको प्लस में ले रहे हो तो इस वाली वैल्यू को आप किस में लोगे, नेगेटिव में। तो ये आपका क्या था, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के तीसरे नियम के अनुसार अगर हम देखें तो एफ ए बी एफ माइनस एफ बी ए के इक्वल होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग सेकेंड लॉ लगाएंगे। पहले मैं बात कर रही हूँ ऑब्जेक्ट ए, इसको हम अलग कर देते हैं ताकि आप इसको इसके साथ मिक्स ना करो, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। सेकेंड लॉ मोशन के लिए अगर मैं ए ऑब्जेक्ट पे लगाऊं तो dp by dt जो है आपके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो dp का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देना। आपको पता है मोमेंटम की डेफिनेशन थी, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देना। तो इट मीन्स आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो एम बी माइनस एम यू, और क्योंकि ये ए ऑब्जेक्ट है तो आप इसके नीचे ए सबस्क्रिप्ट लगा दोगे एंड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्योंकि दोनों केस में सेम लेंगे तो उसको हम टी ही रखेंगे, और यहाँ पे जो आपने फोर्स लेनी है वो है ए बी, क्योंकि यहाँ पर हम ए ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो फोर्स यहाँ पे हमने ए बी ली, यानी कि ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगाई वो इस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसके रेट ऑफ मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। सिमिलरली अगर मैं बी के केस में निकालूं तो बी के केस में ये हो जाएगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बी ए।
यहाँ पे अगर आप देखो तो m जो है वो कॉमन है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m a ब्रैकेट में v a माइनस u a डिवाइडेड बाय t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f a b। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम आप एम बी को कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाय टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बी ए। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली ए ने जो बी पे फोर्स लगाई और बी ने जो ए पे फोर्स लगाई वो दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है, तो इट मीन्स आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हो। तो अगर आप इसको इक्वल रखो तो ये हो जाएगा आपका एम ए वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं था बट यहाँ माइनस लेके चलेंगे, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। एम बी ब्रैकेट में आएगा आपका वी बी माइनस यू ए, दिस इज यू, सॉरी यहाँ पे बी आप लोगे क्योंकि हम बी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, माइनस यू बी डिवाइडेड बाय टी और यहाँ पे हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। इट मीन्स आपने इन दोनों चीजों को इक्वेट कर दिया, तो इनको हम अलग से ना लिख के इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा दिया, इसलिए हमने इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में ले लिया। अब टी जो है दोनों में कॉमन है, तो टी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इनकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम बी वाली वैल्यूज यानी कि फाइनल वेलोसिटी वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे और इनिशियल वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर बी वाली वैल्यू को इस तरफ कर रही हूँ लेफ्ट साइड पे, ये माइनस है, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। इसी तरीके से ये यहाँ पे ऑलरेडी आपका प्लस था, इसको यहाँ ले जाओगे तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी फाइनल डेरिवेशन। इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या था, ए बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बी बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये है ए बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये है बी बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, जो हमने कंजर्वेशन मोमेंटम में बात की थी कि जो टोटल मोमेंटम है दैट रिमेन्स सेम, कोलिजन से पहले बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। अगर आप दोनों बॉडीज के टोटल मोमेंटम का सम निकाल लो तो वो आपका क्या रहता है, इक्वल। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को आप यूज करके कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। बस जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर वहां पे डायरेक्शन सेम है तो आपने दोनों को प्लस में लेना है, सेम सिंबल्स यूज करने हैं, और अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो यू हैव टू यूज डिफरेंट सिंबल्स, क्योंकि सिंबल्स की वजह से आपका आंसर वेरी करता है। अब इसी को अप्लाई करते हुए मैं आपके साथ 2-3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी, तो होप आपको समझ आ जाए। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लिया है। A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? आप सबको पता होगा पिस्टल मतलब जो बंदूक है, बंदूक में से जब बुलेट यानी कि गोली निकलती है तो गोली आगे की तरफ जाती है, और जब वो आगे की तरफ जाती है तो उसका जो पिस्टल है वो थोड़ा सा घूम जाता है, यानी कि वो पीछे की तरफ आता है। यानी कि यहाँ पे आपका न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पर अगर आपको बुलेट का मास पता हो, पिस्टल का मास पता हो, और आपको ये पता हो कि लास्ट टाइम जो फाइनल वेलोसिटी थी बुलेट की वो कितनी थी, तो आपको ये बताना है कि जो पिस्टल है वो कितनी वेलोसिटी से रिकॉइल हुई, मतलब वापस कितनी वेलोसिटी से वो घूमती है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इट मीन्स जो अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था वो फॉर्मूला आपका यहाँ पे अप्लाई होगा, बट यहाँ पर आपको वैल्यूज जो है कम गिवन है,
एक बार मैं दोबारा से लिख देती हूँ जो आपने अभी पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था मैं उसी फॉर्मूला को दोबारा लिख रही हूँ। एम ए यू ए प्लस एम ए बी ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी, यानी कि बिफोर कोलिजन जो दोनों बॉडीज थी उनका टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो उनका टोटल मोमेंटम है उसके इक्वल होगा। अब हमने ये देखना है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है और कौन कौन सी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एम ए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ए सिंबल में यूज करूंगी बच्चों बुलेट के लिए और बी सिंबल में यूज करूंगी यहाँ पर पिस्टल के लिए। अब स्टार्टिंग में बुलेट और पिस्टल आपकी दोनों रेस्ट पे थी, आपने जब उसको हाथ में होल्ड किया हुआ था तो उस समय ना तो आपने पिस्टल को दबाया था, उसका ट्रिगर दबाया था और ना ही आपने बुलेट को दबाया था। इट मीन्स दोनों के केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, 0। तो इट मीन्स आपने यहाँ पे क्या लिखना है, बोथ द बुलेट एंड पिस्टल आर एट रेस्ट इनिशियल, कि शुरू में आपकी दोनों चीजें रेस्ट पर थी तो आप यू ए और यू बी दोनों को क्या लेके चलोगे, 0। अब उसके बाद आती है नेक्स्ट मास। अगर मैं यहाँ पे बुलेट का मास देखूं तो बुलेट का मास आपको दे रखा है 20 ग्राम, और मैंने आपको अपनी हर वीडियो में यही बात बोली है कि जब भी आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपने ये देखना है कि जो वैल्यू है दैट शुड बी इन एसआई यूनिट। अब ग्राम एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट क्या होता है, केजी। तो हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो आप 20 को जब 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.02 केजी। तो आपको सबसे पहले तो उसे केजी में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आती है एमबी, यानी कि पिस्टल का मास कितना है। पिस्टल का मास ऑलरेडी आपको केजी में गिवन है, दैट इज 2 केजी। अब इसका मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें इतनी चीज तो क्लियर हो गई। अब ये वी ए क्या है, बुलेट की स्पीड, बुलेट की फाइनल स्पीड। बुलेट की फाइनल स्पीड भी आपको दे दी गई है 150 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इतनी वेलोसिटी से उसको फायर किया गया। तो इट मीन्स वी ए आपको दे दी गई है 150 मीटर पर सेकेंड। चाहे आप इसको ऐसे लिखो या चाहे आप इसको ऑब्लिक लगा के लिखो। What is the equal velocity of the pistol, यानी कि VB पिस्टल की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं पता। इट मीन्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें VB को कैलकुलेट करना है। तो अब हम इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी चीजें पुट करके देखेंगे। तो बच्चों न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, उसके बाद आप ये देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या चीज आपको कैलकुलेट करनी है। अब मैं इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर रही हूँ। एम ए की जगह मैं क्या लिखूंगी, 0.02। यू ए का मतलब 0, क्योंकि रेस्ट पे थी, हमने यहाँ लिखा ही था। प्लस एम बी की जगह मैं क्या लिखूंगी, 2 मल्टीप्लाई बाई यू बी, अगेन हमारा क्या 0, क्योंकि दोनों चीजें रेस्ट पे। एम ए बी ए, एम ए अगेन 0.02 मल्टीप्लाई बाई बी ए आपको कितना गिवन है 150 प्लस एम बी 2 kg। वी भी आपको नहीं पता तो आप उसको वी भी ही रहने दो। किसी भी चीज को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही रहता है, तो 0 प्लस 0 इज अगेन 0, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 हो गई। इसका पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 2 0 आएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। 0 से 0 कैंसल आउट कर दोगे, 2 के टेबल पे कट करोगे तो 2 into 5 और ये कटेगा आपका 3। तो ये आ जाएगा आपका 3 + 2 मल्टीप्लाई का सिंबल अगर आप ना भी लगाना चाहो आप इसको डायरेक्टली 2b पे लिख सकते हो। अब ये यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यहाँ ले जाएंगे।
तो जब भी हम किसी चीज की डायरेक्शन बदलते हैं, साइड बदलते हैं, तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये प्लस में था तो यहाँ आकर ये माइनस हो जाएगा। अब आपको निकालना है बी बी। जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई में है वो यहाँ जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड। तो 3/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है that comes out to be -1.5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। माइनस का साइन देख के आपको घबराना नहीं है। माइनस का साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है कि आपकी जो बुलेट है वो फॉरवर्ड गई थी, बट जो आपकी पिस्टल थी वो पीछे की तरफ रिकॉइल थी, इसलिए आपका आंसर माइनस में आएगा। आई होप ये क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.7 है। यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि 40 kg की एक लड़की है, 40 kg मास की, और वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागती हुई आती है, और एक स्टेशनरी कार्ट है। कार्ट आपने देखा हो स्केट टाइप होता है जिसके नीचे पहिए लगे होते हैं, जैसे उस पर कोई चढ़ता है तो वो मूव करने लग जाता है। तो जैसे ही वो उस कार्ट पे आकर जंप करती है, वो कार्ट अभी तक रुका हुआ था, यानी कि स्टेशनरी का मतलब रेस्ट पे था, 0 थी उसकी वेलोसिटी। और जैसे ही फ्रिक्शनलेस व्हील, यानी कि उसको कोई फ्रिक्शन, कोई ऑपोजिट फोर्स नहीं लगी, जैसे ही उस लड़की ने कार्ट पे जंप किया उसने चलना शुरू कर दिया। तो आपको ये बताना है कि अगर उस कार्ट का मास 3 kg है तो जैसे ही कार्ट मूव करना शुरू करेगा तो उस गर्ल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ये वाला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? पहले वाली सिचुएशन में हमने ये देखा था कि बुलेट चली गई थी और पिस्टल अपनी जगह रही थी। यहाँ पर क्या है, जैसे ये कार्ट है जिसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, यहाँ पर उस गर्ल ने आके इसके ऊपर जंप किया, यानी कि टकराने के बाद वो गर्ल इस कार्ट के साथ चिपक गई है, उसके पैर कार्ट के साथ ही हैं। इसका मतलब बाद में जितनी स्पीड से वो मूव करेगी, कार्ट भी ऑटोमेटिकली उसी स्पीड से मूव करेगी, यानी कि जो दोनों की फाइनल वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, क्योंकि अब वो दोनों मिलकर एक ही ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब देखो आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मैंने ये चीज एज इट इज लिख दी, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में भी बताया था, क्योंकि मैंने आपको बताया है आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो ताकि आपको ये पता लग जाए कि कौन सी चीजें आपको पता है और क्या आपको निकालना है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो MA, यहाँ पर मैं A वर्ड यूज कर रही हूँ गर्ल के लिए और B वर्ड में यूज कर रही हूँ कार्ट के लिए। यहाँ पर अगर आप गर्ल का मास देखो तो गर्ल का मास आपको दिया हुआ है 40 kg, और अगर मैं MB निकालूं तो कार्ट का मास आपको दे रखा है 3 kg। अब हम बात करते हैं इनिशियल स्पीड की। जब गर्ल आई उसकी इनिशियल स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड, बट जो कार्ट है वो स्टेशनरी थी, यानी कि रुकी हुई थी। तो आप ये कह सकते हो कि कार्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 थी, क्योंकि वो रेस्ट पर थी। अब आपको गर्ल की फाइनल वेलोसिटी भी बतानी है, और जो फाइनल वेलोसिटी गर्ल की होगी ऑटोमेटिकली वही फाइनल वेलोसिटी आपकी कार्ट की होगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों चीजें अब आपस में जुड़ गई हैं। जो आपकी कार्ट है उसके ऊपर गर्ल आके खड़ी हो गई है, तो आप ये कह सकते हो कि BA और BB आपके दोनों इक्वल है, क्योंकि वो दोनों चीजें ज्वाइन हो चुकी हैं। तो आप इसको सिर्फ B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस न्यूमेरिकल में सिर्फ यही बात याद रखने की है कि यहाँ पर आपकी दोनों चीजें आपस में चिपक गई हैं, तो इसलिए उनकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम हो जाएगी, क्योंकि अब वो एक ही चीज की तरह चलेंगी। अब इनको मैं इस फॉर्मूला में डाल देती हूँ। MA की जगह आप लिखोगे 40 मल्टीप्लाई बाई UA की जगह आप लिखोगे 5 प्लस MB की जगह आप लिखोगे 3, UB की जगह आप लिखोगे 0, क्योंकि रेस्ट पे था, इज इक्वल टू MA की जगह अगेन 40 इंटू VA की जगह आप B ही रहने दो, प्लस MB की जगह 3 और BB की जगह अगेन आप B रहने दो। 40 इंटू 5 200 प्लस 3 इंटू 0, किसी भी चीज को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो वो 0 ही रहती है। ये हो जाएगा आपका 40V प्लस 3V। अब यहाँ पर आप इसको सिर्फ 200 लिख लो, दोनों में V कॉमन है, तो 40 प्लस 3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा V और ये अंदर हो जाएगा 43 और यहाँ पे 200। अब ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है, तो आप 43 को जब यहाँ लेके आ जाओगे तो आपका
आंसर डिवाइड में आ जाएगा। इट मीन्स आपका आंसर जो है पॉइंट्स में आएगा, तो आप 200 को 43 से डिवाइड करके देख लोगे। 43 के हम 4 से काटते हैं, 3 4 12, 4 4 16, 172। देन अगेन आप इसको 7 से कर सकते हो, 3 7 21, 7 4 28, 7 से हम 6 से करेंगे इसको, 6 3 18, 6 3 18। तो यहाँ पे मतलब आप ये देख सकते हो कि आपका जो आंसर है वो कटता नहीं है, वो आगे चलता जा रहा है। तो अगर आप डेसिमल के बाद एक डिजिट तक भी आंसर निकाल रहे हो तो दैट इज ओके। तो इट मीन्स आपका जो यहाँ पे आंसर है दैट कम्स आउट टू बी 4.6 मीटर पर सेकेंड। अगेन बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगी, अगर आपको डेसिमल में आंसर लगाना डिफिकल्ट लगता है तो आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपको आगे एसआई यूनिट जरूर लगाना है। अगर आप अपना आंसर सिर्फ 200/43 पे छोड़ देते हो, आगे मीटर पर सेकंड नहीं लगाते, तो आपका हाफ नंबर कट जाएगा। तो इसलिए आपने यूनिट्स जरूर लगाने। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं और आज के लेक्चर का भी लास्ट न्यूमेरिकल। यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि 2 हॉकी प्लेयर्स है जो अपोजिट टीम के हैं। आपने हॉकी खेलते हुए देखा होगा, एक खिलाड़ी इस तरफ से आता है, एक खिलाड़ी इस तरफ से आता है और दोनों बॉल को दूसरी साइड फेंकने की कोशिश करते हैं ताकि गोल हो जाए। तो 2 हॉकी प्लेयर्स हैं जो अपोजिट टीम से आते हैं और आते आते उनके बीच में टक्कर लग जाती है, वो कोलाइड कर जाते हैं और कोलाइड करने से दे बिकम एंटेंगल। जब उनमें टक्कर लगी तो एक दूसरे के साथ जुड़ गए, थोड़ी देर के लिए वो आपस में एंटेंगल हो गए। अगर मान लो पहले वाले ऑब्जेक्ट का यानी कि पहले वाले पर्सन का मास 60 kg था और वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रहा था, और दूसरे का मास 55 kg था और वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा था, तो आपको ये बताना है कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए, एंटेंगल हो गए, तो उसके बाद वो किस डायरेक्शन में जाएंगे और कितनी वेलोसिटी से जाएंगे। कुछ ये न्यूमेरिकल आपका पहले वाले न्यूमेरिकल की जैसा है, क्योंकि उसमें भी हमने यही कहा था कि जो गर्ल और कार्ट है वो जुड़कर एक ऑब्जेक्ट बने। तो यहाँ पर भी एंटेंगल होने की वजह से जो दोनों पर्सन थे वो जुड़ गए थोड़ी देर के लिए, तो इट मीन्स उनकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। यहाँ पे भी अगेन आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लिख लोगे। यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट में उस पर्सन को मान रही हूँ जो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि जिसका मास 60 kg दिया हुआ है, और बी हम यूज कर रहे हैं सेकंड पर्सन के लिए जिसका मास आपको 55 kg दिया हुआ है। तो एम ए फर्स्ट पर्सन का मास दिया हुआ है 60 kg और वो मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ऐसे ही दूसरे पर्सन का मास दिया हुआ है 55 kg और वो मूव कर रहा था 6 मीटर पर सेकेंड के साथ। अब क्योंकि दोनों आपस में एंटेंगल हो गए, जुड़ गए, तो इसका मतलब दोनों जुड़ने के बाद सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो इट मीन्स आप दोनों की फाइनल वेलोसिटी को भी मान लो, जैसे कि हमने पहली सिचुएशन में लिया था। अब हम इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करें। यहाँ पर जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो बच्चों ये है कि जो हमने पहले वाला केस किया था उसमें आपकी कार्ट रुकी हुई थी और जब गर्ल उस पर चढ़ी तो वो उसी डायरेक्शन में गई जिस डायरेक्शन में गर्ल ले जाना चाहती थी। यहाँ पर क्या है, एक खिलाड़ी इधर से आ रहा है, एक खिलाड़ी इधर से आ रहा है। तो अगर आप एक की वेलोसिटी को प्लस में ले रहे हो तो यू हैव टू टेक द सेकंड वेलोसिटी टू बी नेगेटिव। तो इसकी वेलोसिटी को हम यहाँ पे माइनस में लेकर चलेंगे। अगर आप यहाँ पे प्लस में लोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एम ए की जगह आप लिखोगे 60 मल्टीप्लाई बाई यू ए की जगह आप लोगे 5 प्लस एम बी की जगह आप लोगे 55 और यू बी की जगह आप लोगे -6। इसको मैं ब्रैकेट में ले लेती हूँ। इज इक्वल टू एम ए अगेन 60, बी ए की जगह मैं बी ले लेती हूँ क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ भी एम बी की जगह 55 और इसको आप ले लोगे मल्टीप्लाई, चाहे आप लगाओ ना लगाओ डजेंट मैटर। 60 into 5 comes out to be 300। 55 into 6 अगर आप करोगे तो it comes out to be 330। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस, इज इक्वल टू 60 और 55। v आपका कॉमन है तो v को अंदर बाहर निकाल लो और 60 प्लस 55 को आप अंदर रहने दो।
अब ये आ जाएगा आपका 30, बट सिंबल हमेशा माइनस बड़े का लगाते हैं, तो ये -30 आ जाएगा। v 60 + 55 कम्स आउट टू बी 115। अब अगेन v निकालने के लिए जो ये आपका 115 है ये डिवाइड में चला जाएगा। अब आप इसको डेसिमल में निकाल के देखना चाहो तो देख लो। 30 को हम यहाँ रखेंगे, 115 को बाहर, क्योंकि ये डिजिट छोटी है तो हम डेसिमल से ही शुरू करेंगे। और ये आपकी जाएगी 2 पे, it comes out to be 30, 7, देन अगेन आपके 4 0 उठाओगे और फिर ये आपका जाएगा 6 पे। अगेन ये आपका चलता जाएगा, बट आपको सिर्फ 2 डेसिमल तक आंसर निकालना है। तो आपका जो v है दैट कम्स आउट टू बी -0.26 मीटर पर सेकेंड। अब ये अगेन बच्चों जो आपका आंसर है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपसे यहाँ पे 2 चीजें पूछी थी, कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा और किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो हमने बता दी कि इतनी है, लेकिन डायरेक्शन आप कैसे पता लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सेकंड वाले की वेलोसिटी को माइनस लिया था, तो उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो इट मींस आप क्या कहोगे कि ये मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस वाली सिचुएशन में हमने माना था कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इधर आ रहा है, और इस वाली सिचुएशन में हमने माना था कि वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो इट मींस फाइनली जो उसका मोशन है वो राइट टू लेफ्ट है, यानी कि जिस डायरेक्शन में सेकंड प्लेयर आ रहा था उस डायरेक्शन में वो मूवमेंट होगी। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।